ये हम बना लिए एंजाइम बना लिए। सर ये एंजाइम काम क्या करते हैं? तो ये एंजाइम बच्चा ईटीएफ में हेल्प करते हैं और इससे क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है। ठीक है बच्चा, इससे रिस्पिरेशन होता है। ईटीएफ में हेल्प करते हैं। देखिए नीचे में साइड स्टेम जो बता रहा हूं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं स्टिल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और ये लेक्चर नंबर 15 होगा इस चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक अपने चैप्टर को कवर करते हैं और पढ़ने का तरीका शुरुआत से ही यही रहा है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देन हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या नीट पे पूछे गए क्वेश्चन हैं डीपीपी के फॉर्म में लास्ट में कर लेते हैं। ऐसा हम हर एक लेक्चर में करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट अलग लेवल के हमारे बन जाते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाता है, चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने के लिए मिलती हैं, तो इससे क्या होता है ना, अपनी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। समझ रहा है मेरी बात को? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसी होती होगी, कि हम इसको देख कैसे सकते हैं। इफ यू वांट टू सी, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही नहीं दिख जाएगी। एनसीईआरटी पर लिखी हुई लाइन है बच्चा, मैं ऐसे तो नहीं बता रहा ना, हर एक बात को एनसीईआरटी से ली गई है यहाँ पर। और हर एक चीज जो बनाई गई नोट्स आपके लिए, डिजिटल नोट्स हम दे रहे हैं, ये बहुत ही शानदार नोट्स है बच्चा। इसे पढ़ने के बाद तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नीट के। तो एनसीईआरटी पहले ही लाइन में लिखती है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, अगर नॉर्मल तरीके से इसे आप देखते हैं तो ये नहीं दिखती, जबकि स्ट्रक्चर बड़ी है, दिख सकती है लेकिन नहीं दिखती। उसके लिए आपको स्टेनिंग करना पड़ेगा, नीड पड़ती है स्टेनिंग की। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई कलर ही नहीं होता। तो पहले तो कलर डालो ताकि उसके अंदर कलर आ जाए, तभी ना देख पाओगे। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई कलर ही नहीं है तो बता बच्चा कैसे देख पाएगा तू? तो सबसे पहले कलर ऐड करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। इसमें हम कलर ऐड कर देते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के पास कलर चला जाता है और फिर हम देखते हैं जब माइक्रोस्कोप में, तब ये विजिबल हो जाती हैं चीजें और हमें दिखने लगती है। ये हो गया स्टेनिंग की प्रोसेस। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यूं करके इसके अंदर का पार्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी, यूं करके यूं। ये तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इसके लेंथ की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी कहती है अगर इसकी हम लेंथ की बात करते हैं तो ये 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है। और अगर हम इसके हाइट की बात करें, ये वाली पोर्शन की बात करें, यानी हम कह सकते हैं कि इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका कितना होता है? एनसीईआरटी कहती है हम एवरेज ले लेते हैं 0.5 एवरेज हम ले लेते हैं। और एनसीईआरटी इस बात को कहती है बच्चा, मैं नहीं कह रहा। फिर अगर हम अगली बात करते हैं कि शेप कैसा इसका होता है, तो शेप इसका होता है ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है इसका। ये एनसीईआरटी की बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी है इनके नंबर सेल में फिक्स नहीं रहते। ये सेल के अंदर तो पाए जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक सेल में इनके नंबर फिक्स है। एक सेल में 2 पाया जा रहा तो दूसरे सेल में 2 ही पाया जाएगा, नहीं। इनके सेल के इनके जो नंबर है सेल में, ये वेरी कर सकते हैं। एनसीईआरटी कहती है माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वेरी इन द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वेरी इन द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वेरी इन द सेल। रट लो इस बात को, फिक्स नहीं होता। यहां से क्वेश्चन नीड में आ चुका है, समझ रहा है मेरी बात को? अब ये कैसे नहीं फिक्स होता? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को बनाना, और एनर्जी जहां पर ज्यादा नीड होगी एनर्जी बनने की, वहां पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगी। अब जैसे मसल सेल है ना, तेरी मसल देख कितने बड़े मसल मैंने बना रखी है, तो ये मसल सेल है ना, तो मसल सेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो मसल सेल में होता क्या बच्चा, कि मसल सेल में हमें ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है, तो मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज्यादा रहते हैं। और एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है कि जो सेल फिजियोलॉजिकल तरीके से ज्यादा एक्टिव है उस सेल में ज्यादा नंबर होंगे, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। एग्जाम्पल भी इसका है फाइट सेल या मसल सेल। समझ रहा है मेरी बात को? आ रही समझ में? चलो एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो मजा आएगी देखना। ये कॉन्सेप्ट है बना रहा हूं मैं तेरे, समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिखेगी यूं करके। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसी, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हमने बना दी, इसकी इनर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये हमने ये वाला पार्ट जो बनाया, ये वाला पार्ट ये करके,
इनर मेम्ब्रेन बना दी हमने इसकी, ये हमने इनर मेम्ब्रेन बना दी। कुछ इनमें पोरियंस भी पाए जाते हैं, तो ये हमने आउटर मेम्ब्रेन में पोरियंस बना दिया, ये हमने आउटर मेम्ब्रेन में क्या बना दिया, पोरियंस। अब इनके नाम लिख लेते हैं, अब एक बार तो थोड़ा थोड़ा नाम लिख लेते हैं। बताओ ये क्या है, ये पोर्शन, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है बच्चा, ये आउटर हो गया और ये वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये मैंने क्या बनाए हैं, ये मैंने पोरियंस बनाए हैं, पोरियंस, पोरियंस जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये मैंने पोरियंस बना दिए। कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, देखो ये एंजाइम्स मैं कहाँ बना रहा हूँ, ये एंजाइम्स बना रहा हूँ इनर वाली मेम्ब्रेन में। तो ये मैंने क्या बना दिए, ये मैंने एंजाइम बना दिए, ये हमने क्या बना दिए, एंजाइम बना दिए। सर ये एंजाइम काम क्या करते हैं, तो ये एंजाइम बच्चा ईटीएस में हेल्प करते हैं, और इससे क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। ये क्या होता है बच्चा, इससे रिस्पिरेशन होता है, ईटीएस में हेल्प करते हैं। ये आगे हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, सारी चीजें अभी जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर की उसको याद रखना, ठीक है। अच्छा ये बीच में जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बात मैंने बताई भी थी, हाँ ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये बात भी लिखी हुई है एक बार, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल रहते हैं और डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। आप बताइए कि नहीं, सारी चीजें मैंने लिखवा दी ना अपने नोट्स में। तो जब एनसीईआरटी तुझे पढ़ेगा ना तो मजा आएगी ना, तुझे एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आएगी जब एक बार पढ़े हैं। इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसको अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो उठा हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है इनर मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन में उठा हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, ये स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन आते हैं अगर कहो तो स्ट्रक्चर से आते हैं, तो स्ट्रक्चर से नहीं आते नीट वगैरह में क्वेश्चन। 11th वगैरह में स्ट्रक्चर भले ही बनाने के लिए आ जाता है। अगर नीट की बात करते हैं तो नीट में अभी मैं बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया ना, अब स्ट्रक्चर की जो मैं बातें आगे आपको बताने वाला हूं उससे क्वेश्चन आएंगे। एक बार एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनमें बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर वाले ये पोर्शन को देखो हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। इतनी ही बातें केवल एनसीईआरटी पर लिख रखी है, और ये जो एंजाइम वगैरह मैंने बताया, एडिशनल चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं आपको। अगर हम इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो पहले हम ये कहेंगे कि भैया इसकी मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, तो इसकी मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, इसकी मेम्ब्रेन लिपिड की बाई मेम्ब्रेन होती है, और ये परमेम्बल होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये बाई लेयर है किसकी, लिपिड की। लिपिड हमेशा बाई लेयर में ही होता है, क्यों, क्योंकि लिपिड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, हमेशा हमेशा से लिपिड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि हेड ऊपर रहेगा और नीचे भी हेड रहेगा, और सेंटर में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, बीच में टेल वाला पोर्शन रहेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं बाई लेयर। हमेशा लिपिड जब होगा तो बाई लेयर में ही होगा। ये लिपिड की बाई लेयर हो गई, और परमेम्बल होती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन में हमने देखा कि पोरिन्स प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, पोरिन्स प्रेजेंट थी। तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो लिपिड से। लिपिड की बाई लेयर होती है, परमेम्बल होती है, इम्परमेम्बल होती है, परमेम्बल होती है। पोरिन्स कहां पर पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है कि इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, तो भैया आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, आगे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको डीपीपी के फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेसिस होता है। ये बात आपको याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, और यहां पर मैंने इनर मेम्ब्रेन बना दी। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, कुछ सेंसर टाइप के पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ रहे होंगे साइकिल वगैरह, तब मैं इस चीज को अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी इतना समझो कि जो क्रिस्टी है ना, वहां पर कुछ सेंसर्स पाए जाते हैं और वही एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे हम फोटोसिंथेसिस में इस बारे में देखते हैं कि भैया कैसे एटीपी बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर।
आगे बात करें, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया इनर मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है, तो इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है। एक बात याद रखना अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, इनर और आउटर दोनों लिपिड की ही बनी होती है। अब इसमें इनर वाले में ना, इनर वाले में एटीएस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फॉर रिस्पिरेशन, यानी रिस्पिरेशन जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में ही होता है। और अगला पॉइंट ये है कि अगर रिस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बन रहा होगा, यहाँ पर O2 यूज हो रही होगी रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन में जब तुम सांस लेते हो तो क्या करते हो, O2 यूज करते हो कि नहीं करते हो, वैसे यहाँ पर भी O2 यूज होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया O2 यूज करती है कब, जब रिस्पिरेशन करती है, ऐसा सब कोई करता भाई, तो O2 यूज होती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, F0 F1 प्रेजेंट होते हैं। सर ये F0 F1 सिस्टम क्या है, जब तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तब ये चीजें और डिटेल में समझ में आएंगी। फोटोसिंथेसिस में एक सिस्टम होता है F0 F1, और F0 F1 कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर F0 F1। जब यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से ये हमारे प्रोटॉन्स बाहर आते हैं, उसी समय क्या होती है, उसी समय ATP बनती है। आगे हम पढ़ेंगे भी बच्चा, अभी केवल जितने पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है। ये वाले पॉइंट भूल भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे उस समय फिर से रिवाइज हो जाती है चीजें। ये मैंने एडिशनल चीजें कुछ बता दी है, एनसीईआरटी पर लिखी हुई बातें नहीं है। खैर मैंने उठाया तो फोटोसिंथेसिस से है, वहां पर भी एक बार रिवीजन हो जाता है। अभी के लिए मैंने इतने जितने पॉइंट बता दिए उतने आपको दिमाग में रखने हैं। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स वाला पार्ट। सब मैट्रिक्स तो आपने बताया ही नहीं। देखो बच्चा, अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दें यूं करके, इसके ये अंदर वाला पार्ट मैंने बना दिया, ये क्रिस्टी मैंने बना दिया, ये और इसके अंदर वाले, इस चीज को तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और अबाउट मैट्रिक्स हमें बहुत ही बातें याद रखनी है। अबाउट मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो याद रखो, यहाँ पर एक तरीके का क्या पाया जाएगा, यहाँ पर एक तरीके का फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक तरीके का फ्लूइड। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, अगर हम एक सेल बना दें, देखो अगर मैं एक सेल बना दूं तो सेल के अंदर क्या होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो जैसे हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चा, वैसे यहाँ पर हम इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके क्या होता है, यहाँ पर भी एक तरीके का लिक्विड पाया जाता है, यानी फ्लूइड पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं। जब मैं लिखता हूँ, पॉइंट लिखता जाता हूँ, तो आप भी लिखते जाइए साथ साथ में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और इस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं, इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स नाम से जानते हैं बच्चा। और दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पर कई तरीके के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर क्रेब साइकिल, सर क्रेब साइकिल क्या है बच्चा, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के हैं। तो क्रेब साइकिल हो गई, लिंक रिएक्शन हो गई, और साथ ही साथ में CO2, ये सब यहाँ पर क्या होती हैं, सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना सेल्फ का डीएनए पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा तुम्हें। और देखो एक डायग्राम मैंने बनाया, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये मैंने क्रिस्टी वाला पार्ट बना दिया, बीच वाला पार्ट बना दिया, ऐसे ही। तो यहाँ पर एक डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डीएनए, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है, देखो सीएस सेल के अंदर होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही है, साथ ही साथ इसके पास भी सेल्फ का डीएनए रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेल्फ का डीएनए है। वो जब भी डिवाइड करना चाहेगा कर लेगा बिना सेल डिवीजन के। जरूरी नहीं कि जब सेल डिवाइड होगी तभी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, वो पहले भी कर सकता है जरूरत के हिसाब से, क्योंकि उसके पास सेल्फ का डीएनए है। और इसके पास क्या है, सेल्फ का डीएनए है, तो सेल्फ का आरएनए भी होगा। और अगर सेल्फ का आरएनए है तो इसके पास सेल्फ का राइबोसोम भी होगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ऑल, भैया ऑल ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया भी है, आगे आपको दिख भी जाएगा ये डीपीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या, चलो अगला पॉइंट ये है कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। सर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, अरे भैया डीएनए है तो डीएनए आरएनए बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, और आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर डीएनए है तो प्रोटीन तो बन रही होगी, देखो ठीक है, अगर डीएनए है तो प्रोटीन बन रही होगी, यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टर की या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की जो आपके एनसीईआरटी पर नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे नीट में, और ये कॉन्सेप्ट को भी आपके बूस्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होता है कब, कैसे डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी हम कह सकते हैं किस बेस पर डिवाइड होता है, फ्यूजन के तहत। अब फ्यूजन क्या होता है, देखो आ जाओ समझते हैं। फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, तो फ्यूजन को सपोज दैट मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, देखो बस ना समझ में आ जाएगा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया।
अब माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के डॉटर बना दिए, यानी पुत्र बना दिए, यानी हम कह सकते हैं बच्चे बना दिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होगा ना तो कुछ ऐसे डिवाइड होता है, और जरूरी नहीं जब सेल डिवाइड हो तभी डिवाइड हो, क्योंकि हमें पता है कि इसके पास सेल्फ का क्या है, सेल्फ का डीएनए है, तो इसका डिवीजन कभी भी सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन सेल, लिख सकते हो तो इस पॉइंट को कि डिवीजन इसका सेल पर डिपेंड नहीं करता है। अगला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा, ये जो मैं समझाने वाला हूँ ये बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ये है, ये फोटोसिंथेसिस से लिया गया कॉन्सेप्ट। जब मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं ना, जब नीट वगैरह में क्वेश्चन ऐसे बने कि कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हो, वहां पर बच्चे गलत भी कर देते। हम मिक्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जब आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं ना बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, जब आप टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको मजा आए, और जब आप पढ़ के जाए तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया जहां से क्वेश्चन करें आपके बने। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, अगर हम एक सेल बना दें, ये मैंने एक बड़ी सी क्या कर दी, ये मैंने बड़ी सी एक सेल बना दी। ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। ये हमने क्या की, एक बड़ी सी सेल बना दी, और इसी सेल में मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं। देखो आ जाओ, इसी सेल में हमने क्या किया, यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली मेम्ब्रेन बना दी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमने इनर वाली मेम्ब्रेन बना दी। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, यहां से चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो, हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज रहता है कि नहीं, मान लो ग्लूकोज बना हुआ पड़ा है सेल के अंदर। देखो, जब ग्लूकोज इसमें चेंज हो जाए, जब ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाए, पायरुवेट में, पायरुवेट में, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, इस प्रोसेस को हम जानते हैं सॉरी, इस प्रोसेस को हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाए, जब ग्लूकोज चेंज हो जाए पायरुवेट में, तो इस प्रोसेस को हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के नाम से। और यही पायरुवेट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है तो यही पायरुवेट क्या करता है, ये पायरुवेट एक तो लिंक रिएक्शन कराएगा, एक तो लिंक रिएक्शन कराएगा, साथ ही साथ में क्रेब्स साइकिल भी चलेगी। क्या चलेगी, क्रेब साइकिल भी चलेगी, क्रेब साइकिल भी चलेगी, और यहाँ पर रिस्पिरेशन भी होगा। तो ये सारी प्रोसेस होंगी जब पायरुवेट बनेगा तब। बात समझ में आई? तो अगर कोई पूछे तो लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और कब हो रही है, जब पायरुवेट बन जा रहा है। क्रेब साइकिल कब चल रही है, जब पायरुवेट बन जा रहा है। पायरुवेट बन रहा है इन साइटोप्लाज्म, लेकिन बनने के बाद चला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब जा रहा है तभी आगे जाके साइकिल प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। इसके बारे में और मैं डिटेल में तब आपको पढ़ाऊंगा जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। मैंने एक थोड़ा सा आपके माइंड सेटअप में चीजें डाल दी है माइंड सेट में, कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आपके माइंड सेट में कि ये ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि अब हमें पढ़नी और सारी चीजें हमें समझ में देखना कैसे आती हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। चलो देखो, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, हाँ चलो, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए तुम्हें इसको स्टेन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बात मैंने बताई भी थी। हाँ ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर ये बात भी लिखी हुई है एक बार, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल रहते हैं और डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। बात बताई कि नहीं? सारी चीजें मैंने लिखवा दी ना अपने नोट्स में। तो जब एनसीईआरटी तुझे पढ़ेगा ना तो मजा आएगी ना, तुझे एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आएगी जब एक बार कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो ये वराइबल होते हैं, मतलब इनकी डिपेंड करता है नंबर की कौन सी वाली सेल की बात करते हैं। अगर वो फिजियोलॉजिकल तरीके से ज्यादा एक्टिव है तो उनके नंबर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज्यादा रहेंगे। और अगर इनके हम शेप और साइज की बात करते हैं तो शेप और साइज भी इनके क्या हो सकते हैं, वराइबिलिटी हो सकती है इनके शेप और साइज में भी। अगर हम शेप की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि किस शेप के हों, हो सकता है कि ये
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो इसकी, ठीक है। और इनके डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ऑन एवरेज एनसीईआरटी कहती है कि 0.5 माइक्रोमीटर हम लोग ले लेते हैं डायमीटर। और लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इसकी होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर की। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन होती है और हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। और इनर मेम्ब्रेन में ल्यूमेन होता है और ल्यूमेन ही आगे जाकर क्या बनाता है, आगे हम कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये सारी चीजें मैंने बता दी है बच्चा, ठीक है। मैट्रिक्स बोलते हैं, साथ साथ में इनर मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती हैं, क्रिस्टी पाई जाती हैं। और क्रिस्टी को सिंगल अगर हम बोलना चाहें तो क्रिस्टा बोलेंगे, सब मिलाकर बोलेंगे क्रिस्टी। और अगर हम एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो उसको हम क्रिस्टा बोलेंगे। और क्रिस्टा क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। किस लिए इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को, कि रिस्पिरेशन अच्छे से हो पाए, साथ ही साथ में एटीपी भी अच्छे से बन पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर एनर्जी बनाती हैं। जब ये रिस्पिरेशन करती हैं उस समय ये O2 बनाती हैं, एनर्जी बनाती हैं। और इस एनर्जी बनाने के कारण हम कहते हैं कि ये होती है द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बचपन में हमने याद कर लिया था भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, साथ ही साथ में आरएनए भी होता है, साथ ही साथ में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कौन से वाले राइबोसोम, 7ts वाले, इसको याद रखना बच्चा, 7ts वाले पाए जाते हैं, 8ts वाले नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इतनी सारी चीजें पाई जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फोटो, साथ ही साथ में ये क्या होता है, ये प्रोटीन भी बना देते हैं बच्चा। और ये इनका डिवीजन नहीं डिपेंड करता है किस पर, सेल डिवीजन पर। मतलब सेल डिवाइड होगी तभी ये डिवाइड हो, इस बात पर ये डिपेंड नहीं करते, कभी भी ये डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल्फ का डीएनए पाया जाता है। और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो जाती है, क्योंकि भैया प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं हो जाएगी, आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसके पास आरएनए भी है, उसके पास प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं टीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो चलो पिछले वाले टॉपिक से है, जब हमने वैक्यूल पढ़ा था उसी से है। पूछा गया है, इन प्लांट सेल द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इज मोर इन, कहां पर कंसंट्रेशन आयन की मोर रहती है, तो वैक्यूल्स में ज्यादा रहती है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं, तो राइबोसोम भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। मतलब यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको कुछ करना है और साथ ही साथ में कमेंट करना। आप कमेंट नहीं करते इसलिए क्वेश्चन भी बहुत सारे मैं छोड़ देता हूँ आप ही के लिए। जब आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे तब मैं भी एक्टिव होऊंगा, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना कि आप मैं बताऊँ आप करिए ना। आपके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ने पड़ते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपने पढ़ा क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी सर बता दीजिए आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए। यानी मैंने एक क्वेश्चन कराए और मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके लिए दे दिए। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नीट में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर तूने वीडियो देखा अच्छे से, तूने एनसीईआरटी पढ़ ली, तुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, तो तुझे इससे ये क्वेश्चन एकदम से आसान लगेंगे। सब क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए। जब हम इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी हमारी भी हेल्प करनी है। वो हेल्प ये रहेगी, कभी हम ये नहीं कहते कि सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को करिए, हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि आपको लेक्चर हमारे कैसे लगते हैं। हम मेहनत करते हैं एक लेक्चर बनाने में, तो आपको ये बताना पड़ेगा बच्चा कि आप ये बता सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप ये बताइए हमें कि आपके लेक्चर जो हम बना रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं, बस आपको इतना बताना है, ठीक कैसे लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट एनसीईआरटी को हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम ऐसे ही कवर करेंगे, ताकि जब आप एक टॉपिक पढ़ने यहाँ पर आते हैं तो बढ़िया से उस टॉपिक को पढ़ें, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, आपको मजा आए, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, टाटा बाय बाय।